हेलो बच्चों। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख की एक कविता पढ़ेंगे और कविता का नाम है वसंत ऋतु। बच्चों, क्या आपको पता है कि भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं, कितने मौसम होते हैं? मैंने अपने एक वीडियो में इस पे एक चर्चा की थी जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था। तो मैंने आपको बताया था कि भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। कितनी ऋतुएं होती हैं? 6। ग्रीष्म मतलब गर्मी का जो मौसम होता है उसको ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु। बच्चों, वसंत ऋतु जो होता है उसे सभी मौसम का राजा कहते हैं और इसे ऋतुराज के नाम से भी जाना जाता है। इसे ऋतुओं का राजा ऋतुराज भी, वसंत ऋतु को ऋतुराज कहते हैं। और क्यों कहते हैं, आइए इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा वसंत ऋतु के बारे में बताऊंगी और आपने खुद भी महसूस किया होगा। आपको जब मैं इस मौसम के बारे में बताऊंगी तो आपको स्वयं महसूस होगा कि हाँ, ऐसा ही होता है। बच्चों, जो वसंत ऋतु है, वसंत का जो मौसम है वो सर्दियों के बाद आता है, सर्दी के मौसम के बाद आता है और गर्मी के मौसम से पहले आता है। तो इसका मतलब है ना बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। वसंत ऋतु में ना अधिक सर्दी ना अधिक गर्मी, क्योंकि यह सर्दी के बाद और गर्मी से पहले बीच में आता है। तो मौसम बहुत सुहावना होता है, ठंडी ठंडी हवा बहती है, तापमान में नमी आ जाती है। और क्योंकि यह सर्दियों के बाद आता है इसलिए लोगों को जो कड़ाके की ठंड होती है उससे राहत मिलती है। और ये वसंत ऋतु के आने पर जो धरती का सब कुछ बड़ा ही आश्चर्य आकर्षक हो जाता है, बहुत मनमोहक सा हो जाता है। हर तरफ आपको फूल खिले हुए दिखेंगे, फूलों के खिलने का ये मौसम है। आप बगीचे में देखेंगे तो फूल इस मौसम में खिलते हैं। और वसंत ऋतु को त्योहारों का मौसम भी कहा जाता है। इस ऋतु में कई त्योहार आते हैं। हमारे भारत देश है, इसके जो अलग अलग प्रांत हैं, हर प्रांत में कोई ना कोई त्योहार इन दिन वसंत ऋतु में मनाया जाता है। और इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। जब ये हम कविता पूरी पढ़ लेंगे तब हम पता करेंगे कि वसंत ऋतु में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं और किस किस प्रांत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या होता है। देखिए, बसंत में पहले तो आपको हर जगह हरे भरे पेड़ और फूल दिखेंगे और इस कारण हरियाली और रंग मतलब रंगीन वातावरण दिखेगा आपको, क्योंकि आप जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, देखिए कितने रंग बिरंगे फूल खिले हैं। ये बसंत ऋतु का दृश्य है। आपको खूब रंग बिरंगे फूल दिखेंगे, हरे भरे पेड़ दिखेंगे, तो हर तरफ हरियाली और रंगीन मौसम दिखता है। और वसंत ऋतु में आपने एक वसंत पंचमी का त्योहार सुना होगा। आप अपने मम्मी पास पापा से इसके बारे में चर्चा कीजिएगा कि वसंत ऋतु में एक त्योहार मनाया जाता है, वसंत पंचमी, जिसे आप सरस्वती पूजा के नाम से भी जानते हैं। और लोग वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। उस दिन लोग पीले कपड़े पहनते हैं। देखिए, यहाँ पर एक दृश्य है वसंत पंचमी का। और आपने देखा होगा कुछ लड़कियां हैं जिन्होंने पीले पीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं। तो वसंत पंचमी के दिन लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, उसे शुभ मानते हैं और माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। और आपको तो पता है कि सरस्वती माता को विद्या की देवी कहा जाता है। माँ शारदा जो है वो विद्या की देवी हैं और उनकी पूजा वसंत पंचमी के दिन की जाती है। और वसंत पंचमी मतलब वसंत का 5वां दिन। तो मैंने आपको जैसा बताया कि मौसम बहुत सुहावना होता है, चारों तरफ सुंदरता और एक ताजगी का एहसास होता है। हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा हमें महसूस होती है। जो हमारे देश के जो किसान हैं वो इस मौसम में अपनी फसलों के कटने का इंतजार करते हैं, अपने फसलों को पकने का इंतजार करते हैं। खेतों में सरसों के जो पौधे होते हैं उसमें पीले पीले फूल खिल जाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे। आप ये ना सरसों के खेत का दृश्य है और ये इस जो चित्र है ये सरसों का खेत है और इसमें जो पीले पीले फूल खिले हैं वो सरसों के फूल हैं। तो ये मौसम जो है प्रकृति में सचमुच एक जान डाल देता है, सब कुछ जागृत कर देता है। और यह मौसम स्वास्थ्य में, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, पौधों को नया जीवन मिलता है। तो हर तरफ
एक आपको ताजगी का एहसास होगा। और जो फूल क्योंकि खिलते हैं तो फूलों पर तितलियां और मधुमक्खियां दोनों मंडराती हैं। मधुमक्खियां फूलों का रस चूसती हैं, उससे शहद बनाती हैं। और जो पेड़, जो घने 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 पेड़ होते हैं उन पर कोयल उनकी डाली पर बैठकर कूकती है। कोयल की जो आवाज होती है उसको कहते हैं कूकना। तो कोयल जो है वो कूकती है और ऐसा लगता है मानो कोई बहुत मीठा गीत गा रही है, कोई मधुर स्वर में गीत गा रही है। और तो और क्योंकि फूल खिले होते हैं तो जब हवा बहती है तो अच्छी सुगंध भी आती है। तो कुल मिलाकर हमें ये जानना है कि बसंत ऋतु जो है वो सबसे सुहावना, सबसे सुंदर, सबसे आकर्षक मौसम होता है और इस मौसम का हमें आनंद उठाना चाहिए। तो बच्चों, हम जो कविता पढ़ेंगे वो इसी मौसम से संबंधित है। पर उससे पहले ना मैं एक आपको एक छोटी सी कविता बताना चाहूंगी। ये है ऋतुराज। जैसा मैंने आपको बताया कि बसंत को ऋतुराज भी कहते हैं। तो क्यों इसको ऋतुराज कहते हैं, इसके लिए एक छोटी सी कविता है जो मैं आपके लिए ढूंढ कर लाई हूँ। फिर हम आपकी पाठ्य पुस्तक वाली कविता को भी पढ़ेंगे। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ऋतुओं का राजा वसंत आ गया है हरियाली लेकर। ऋतुओं का राजा वसंत आ गया है हरियाली लेकर। पौधों पे नवकुसुम खिले हैं और पेड़ों पर बौर लग रहे हैं। हर तरफ छाई है खुशहाली, डालों पर बोल रही है कोयल। मस्त हवाओं के झोंकों से तन मन लगा है डोलने। मधुर मधुर सा प्रकृति का संगीत, सबके मन में लगा है मीठा सा रस घोलने। तो बच्चों, जो मैं आपको समझा रही थी वही इस कविता में है कि देखिए, ऋतुओं का राजा बसंत, मतलब बसंत को ऋतुओं का राजा कहते हैं। तो इसलिए पहली ही पंक्ति में कहा गया ऋतुओं का राजा बसंत आ गया है हरियाली लेकर। और मैंने बताया था कि पेड़ पौधे जो हैं वो पेड़ एकदम हरे भरे हो जाते हैं तो हम हमें हर तरफ हरियाली दिखती है। पौधों पे नव कुसुम खिले हैं। वो जो नव कुसुम मतलब नए नए फूल, कुसुम फूल को बोलते हैं। और पौधों पे नए नए फूल खिलते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था ना अभी कि सब तरफ फूल खिलते हैं। तो नए नए फूल खिलते हैं और जो पेड़ होते हैं, आम के पेड़ या जो भी फलों के पेड़ होते हैं, उन पे बौर लग जाते हैं। बौर मतलब एक जैसे आम के पेड़ पे अगर बौर लगते हैं तो उसको बोलते हैं आम के फूल लगना। उसके बाद बौर लगने के बाद ही फिर फल लगते हैं। आम के पेड़ पे जब बौर लगेंगी उसके बाद फिर आम का फल लगता है। तो वसंत ऋतु में आम के पेड़ पर बौर लग जाती है और हर तरफ छाई है खुशहाली, क्योंकि मौसम सुहावना है। लोग स्वस्थ महसूस करते हैं। हर तरफ हरियाली है, हर तरफ खुशहाली का मौसम रहता है। तो सब अच्छा अच्छा सबको महसूस होता है। डालों पर बोल रही है कोयल। और मैंने जैसा बताया कि इस मौसम में क्योंकि पेड़ बड़े हरे भरे रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, तो उसके ऊपर कोयल जो है वो बोलती है, कूकती है, जिसे हम बोलते हैं कोयल का गीत गाना। और मस्त हवाओं की झोंकों से, बच्चों दक्षिण दिशा की तरफ से, साउथ डायरेक्शन से इस इन दिनों खूब ठंडी ठंडी हवा बहती है। और जो हमारे हमारे मन को बहुत ही अच्छा महसूस कराती है। हमें बड़ा न ठंडी लगती है न गर्मी लगती है, तो बड़ा सुहावना सा महसूस होता है। मधुर मधुर सा प्रकृति का संगीत। और जो मैंने बताया आपको कि प्रकृति में सब कुछ नया, नई जान सी आ जाती है। तो लगता है कि जो है एक मधुर मधुर सा संगीत गा रही है, गीत गा रही है प्रकृति। और सबका मन डोल उठता है, सबके मन में एक मिठास सी उत्पन्न होती है। तो बच्चों, ये छोटी सी जानकारी थी ऋतुराज बसंत के बारे में। और अब हम आपकी पाठ्य पुस्तक की कविता पढ़ेंगे। और अगर समय बचा तो मैं आपको एक और कविता इससे संबंधित आपको जरूर सुनाऊंगी। तो चलें आपके पाठ की ओर। तो बच्चों, ये है आपकी पाठ्य पुस्तक का वो पृष्ठ जिस पर ये कविता लिखी है, वसंत ऋतु। और देखिए, अभी बच्चों आजकल कौन सा मौसम चल रहा है? ये जो मौसम है ये गर्मियों का मौसम चल रहा है। मई जून आएगा तो और गर्मी पड़ेगी। जून के में आपको फिर बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। तो ये जो मौसम चल रहा है ये गर्मी वाला मौसम चल रहा है। और किसको किसको गर्मी का मौसम अच्छा लगता है? आपको अच्छा लगता है गर्मी का मौसम? गर्मियों की छुट्टियां हो जाती हैं, आप नाना नानी के घर जाते हो, वहाँ खूब मजे करते हो। वैसे तो अभी आपकी छुट्टियां चल रही हैं, आपको ऐसा लग रहा हो कि घर में बैठे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो छुट्टियां ही हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है, आपको घर में पढ़ाई करनी पड़ रही है। तो ये आप इसे गर्मियों की छुट्टी वाला मौसम नहीं समझेंगे। गर्मियों की छुट्टी तो आपकी जून में होएगी, है ना?
आधा मई के बाद 15-16 मई के बाद गर्मी की छुट्टी होती है। तो हर किसी को अलग अलग मौसम पसंद आता है, किसी को गर्मी का मौसम पसंद आता है, किसी को सर्दी का मौसम पसंद आता है, किसी को वसंत ऋतु पसंद आता है। लेकिन बच्चों, वसंत ऋतु एक ऐसा ऋतु है जो मेरे ख्याल से सबको अच्छा लगता है, सबको पसंद आएगा। गर्मी और सर्दी में तो सबके अपने अपने मतभेद हो सकते हैं, किसी को गर्मी का मौसम अच्छा लगेगा, किसी को सर्दी का। लेकिन वसंत ऋतु एक ऐसा ऋतु है जो लगभग सबको पसंद आएगा। कोई ऐसा नहीं है जिसे वसंत ऋतु नहीं अच्छा लगता होगा, क्योंकि मौसम ही इतना अच्छा होता है, और आप जो बाहर का दृश्य होता है, प्रकृति का दृश्य होता है, वो इतना सुंदर होता है कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि उसे वसंत ऋतु नहीं पसंद है। वसंत ऋतु के अलावा आपको दूसरा कोई मौसम पसंद आ सकता है। और मैंने आपको बताया कि भारत में कौन कौन सी ऋतु है, मैंने बताया था 6 ऋतुएं होती हैं। तो पर वसंत ऋतु वो ऋतु है जिसमें कि कोयल कूकती है, और इसी ऋतु में आम के जो पेड़ होते हैं उसपे बौरे लग जाते हैं, फूल लग जाते हैं, जो आगे चल के आम का फल बनते हैं। तो ये हम कविता एक बार हम पहले पढ़ेंगे, फिर इसको हम समझेंगे। फूल फूल पर झूल झूल कर भौरे गाते हैं गाना, डाल डाल पर पात पात पर कोयल का स्वर मस्ताना। महक महक कर चहक चहक कर हवा यहाँ इठलाती है, तन खुश होता मन खुश होता जब वसंत ऋतु आती है। सोहनलाल द्विवेदी। बच्चों, ये छोटी सी आपकी कविता है जो जिसे कि सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। जो कवि हैं उनका नाम है सोहनलाल द्विवेदी, और इन्होंने ये 8 पंक्तियों की जो कविता लिखी है इसमें, लेकिन कहने के लिए 8 पंक्तियों की कविता है, लेकिन देखिए इसमें वसंत ऋतु को बहुत ही अच्छे ढंग से बता दिया गया है। फूल फूल पर झूल झूल कर भौरे गाते हैं गाना। बच्चों, भौरे जो है वो एक तरह का जिसको भंवरा बोलते हैं ना, उसी के लिए भंवरे कहा है। देखिए यहाँ आपके भंवरे है ना, भौरे मतलब भंवरे, तो भंवरे को ही कवि ने भौरे कहा है। बच्चों, कवि लोगों को इतना आज़ादी रहती, स्वतंत्रता रहती है कि वो अपने हिसाब से थोड़ा सा शब्दों के साथ खेल सके, थोड़ा सा शब्दों में परिवर्तन कर लेते हैं। तो भंवरे, भौरे मतलब भंवरे। फूल फूल पर झूल झूल कर, एक मिनट इसको नीचे करते हैं थोड़ा, ये रहा। फूल फूल पर झूल झूल कर भांवरे गाते हैं गाना। तो ये भांवरे जो हैं वह जब वसंत ऋतु आती है, जब वसंत का मौसम आता है तो फूल खिलते हैं, सब तरफ हमें फूल खिले हुए दिखते हैं। तो क्योंकि भंवरों का काम है फूलों के ऊपर मंडराना, तो जब फूल होंगे तभी भंवरे भी आएंगे। तो क्योंकि फूल खिलते हैं इस मौसम में, इसलिए भंवरे जो हैं उनके ऊपर झूमते हैं। और जो भंवरों की आवाज़ होती है, उनकी जो घूं घूं करने की आवाज़ होती है, तो ऐसा लगता है कि मानो भंवरे फूलों के ऊपर घूम घूम कर, झूम झूम कर गाना गा रहे हैं। मतलब जो भंवरों की आवाज़ है गुनगुनाने की, ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो खिले हुए फूल हैं उसके ऊपर वो झूल झूल कर गाना गा रहे हैं, क्योंकि वो फूलों के ऊपर मंडराते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो उनके ऊपर झूल झूल के गाना गा रहे हैं। उनकी आवाज को कवि ने बोला है कि लग रहा है कि वो गाना गा रहे हैं। अब अगली पंक्ति, डाल डाल पर पात पात पर कोयल का स्वर मस्ताना। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वसंत ऋतु में ही कोयल जो है वो पेड़ों की शाखाओं पर, पेड़ों की डालियों पर बैठती है और वह कूकती है। तो इसीलिए डाल डाल बोला। डाल डाल मतलब जो उसकी शाखा होती है, पेड़ की जो शाखा होती है, देखिए यहाँ डाल डाल मतलब डाली डाली, हर मतलब उसकी जो शाखाएं होती हैं, जो उसके ब्रांचेस होते हैं, उसको बोलते हैं डाली या डाल डाल। तो एक ही तो कोयल होती नहीं है, कई कोयल होती हैं, और पेड़ की एक ही डाल नहीं होती, कई सारी डालियां होती है। तो इसलिए कवि ने डाल डाल शब्द इस्तेमाल किया है, मतलब अलग अलग डाल पर कोयल जो है वो बैठती हैं और वह क्या करती हैं, वो अपने गाना गाती हैं। डाल डाल पर पात पात पर। अब बच्चों, पात पात मतलब क्या होता है? पात पात मतलब पत्ते पत्ते। डाल डाल पर पात पात पर, डाल और का मतलब मैंने आपको बताया, पात पात मतलब पत्ती पत्ती, पत्तियों को पात लिखा है कवि ने।
तो कोयल जो है वो डालियों पर और पत्तों पर गाना गाती है। स्वर मस्ताना मतलब कोयल का स्वर मस्ताना। स्वर मस्ताना मतलब जो कोयल की जो आवाज होती है उसको स्वर कहा गया है। और मस्ताना मतलब वो मस्त कर देने वाला। कोयल की जो स्वर है वो मस्त है, हमें मतलब कि हमें मस्त कर देने वाला उसका स्वर है। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए मस्ताना लिखा हुआ है ना, कि मस्ती करने वाला, मौज से भर देने वाला। ठीक है, मस्ती या मौज से भरा हुआ उसका जो स्वर है, कोयल का स्वर है, उसकी जो आवाज की जो मिठास है वो इतनी मधुर है कि वो हमें मस्त कर देती है, हमें अच्छी लगती है। तो कवि का कहना है कि कोयल जो है वो डाल डाल और पात पात पर अपने मधुर स्वर में गाती है। कहने का तात्पर्य यही है कि वह हर डाली पर कोयल बैठकर, मतलब एक कोयल नहीं कई कोयल हैं जो हर डाली पे बैठकर मधुर स्वर में गाती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली पंक्ति की ओर। महक महक कर चहक चहक कर हवा यहाँ इठलाती है। अब महक कर मतलब खुशबू, सुगंध को महक बोलते हैं। तो महक महक और चहकना, चहकना मतलब नखरे दिखाना। तो हवा ऐसे नखरे नहीं दिखाती है, लेकिन कवि तो कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, उनकी इमेजिनेशन तो कहीं भी जा सकती है ना, कवि की कल्पना को आप रोक नहीं सकते हैं। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि जो हवा है वो महक महक कर चहक चहक कर इठलाती है। इठलानी मतलब इतराती है, चहकती हुई इतराती है, नखरे दिखाती है। इठलाना मतलब नखरे दिखाना, इठलाना मतलब नखरे दिखाना। और महक महक कर, कैसे महक कर? क्योंकि जैसा बताया मैंने आपको, क्योंकि इस मौसम में फूल खिले होते हैं, पेड़ों पे बौरें होती हैं, तो उनकी जो खुशबू होती है वो हवा में घुल मिल जाती है। फूलों की जो सुगंध होती है वो हवा में घुल मिल जाती है, और इससे क्या होती है, हवा में भी खुशबू आ जाती है, तो हवा महकने लगती है। और क्योंकि हवा महक रही है, महक अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है उसमें हवा में, तो इस खुशी में हवा जो है वो थोड़ा नखरे दिखा रही है, इठलाती है। ठीक है, कवि ने कहा है कि हवा यहाँ पे हवा इठलाती है, मतलब नखरे दिखा रही है। ये कवि की कल्पना है, इठलाना मतलब हवा सच में नखरे थोड़ी ना दिखाती है, पर हम ये मान के चल रहे हैं कि क्योंकि हवा खुशबूदार है, उसमें अच्छी महक आ रही है, तो हवा चहक रही है। ठीक है, अब हम अगली पंक्ति पे पहुंचते हैं। तन खुश होता मन खुश होता जब बसंत ऋतु आती है। अब क्योंकि हमें हर तरफ हरियाली दिख रही है, हर तरफ हरा भरा दिख रहा है, त्योहारों का मौसम है, लोग अपने अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं त्योहार में, या उनके यहाँ लोग त्योहार में आते हैं, और त्योहार जब होता है तो अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, रंगीन कपड़े पहनते हैं। और बसंत ऋतु में विशेषकर बसंत पंचमी के दिन, जैसा मैंने बताया, सब पीले पीले कपड़े पहनते हैं, तो मन खुश होता है और तन भी खुश है, मन स्वस्थ फील होता है ना, स्वस्थ महसूस होता है हमको। जब हम सब तरफ अच्छा देते हैं, सुंदर देखते हैं, तो हमारा मन खुश होता है, और मन खुश तो तन भी खुश। तो जब वसंत ऋतु आती है तो हमारे मन के साथ साथ हमारा तन खुश होता है, यूं कहिए या तन के साथ साथ हमारा मन भी खुश होता है। तो यह जो ऋतु है यह सबको सबका मन मोहने वाली और आकर्षक ऋतु है। तो यह कविता थी, एक बार अब पढ़ लेते हैं इसको। फूल फूल पर झूल झूल कर भौरे गाते हैं गाना, फूल फूल पर झूल झूल कर भंवरे गाते हैं गाना, डाल डाल पर पात पात पर कोयल का स्वर मस्ताना, डाल डाल पर पात पात पर कोयल का स्वर मस्ताना। महक महक कर चहक चहक कर हवा यहाँ इठलाती है। तन खुश होता मन खुश होता जब बसंत ऋतु आती है। तन खुश होता मन खुश होता जब बसंत ऋतु आती है। बच्चों जैसे यहाँ पे महक महक कर चहक चहक कर करते हैं ना, हम ऐसे कौन से ऐसे शब्द यूज करते हैं, हम कब इस्तेमाल करते हैं? चलते चलते, बोलते बोलते, ऐसे बोलते हैं ना हम, कि चलते चलते वो रुक गया, बोलते बोलते वो थक गया। तो ये हम रिपीट करते हैं, हम कभी शब्दों को दोहराते हैं। तो ऐसे ही ये कविता में इस तरह से इसको इस्तेमाल किया गया है, कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। तो अब हम चलते हैं आगे। शब्दार्थ हमने देखा, एक बार फिर हम इसको देख लेते हैं। भंवरे मैंने बताया था, भंवरे मतलब भंवरे, डाल डाल मतलब डाली डाली, टहनी टहनी, पात पात मतलब पत्ते पत्ते, स्वर का मतलब होता है आवाज। ठीक है, मस्ताना मतलब मस्ती वाला, मौज से भरा हुआ।
महक मतलब खुशबू या सुगंध। इठलाती मतलब नखरे दिखाती, नखरे दिखाना। तन मतलब होता है शरीर। और ऋतु मैंने जैसा शुरू में बताया था, ऋतु का मतलब होता है मौसम। तो यह थी कविता, इसे आपको याद करना है, ठीक है। आप इस कविता, क्योंकि बहुत छोटी सी कविता है, 8 पंक्तियों की तो कविता है, इसे आप आसानी से याद कर लेंगे। और इसमें शब्द भी बहुत कठिन नहीं है, इसलिए आपको याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और इसके शब्दार्थ आपको याद करना है और फिर उसको अपनी कॉपी में लिखना है। अब चलते हैं हम मौखिक प्रश्न की ओर। बच्चों, मौखिक का मतलब होता है ओरल, जिसको सिर्फ आपको सुनाना है, लिखना नहीं है। लिखने वाले प्रश्न हम बाद में उस पर हम चर्चा करेंगे, अभी क्योंकि मौखिक दिया है इस पे हम चर्चा करते हैं। पहला है, इन प्रश्नों के उत्तर दो। ठीक है। अब क क्या है? वसंत ऋतु आने पर भंवरे क्या करते हैं? वसंत ऋतु आने पर भंवरे क्या करते हैं? तो बच्चों, हमने क्या पढ़ा कविता में? भंवरे क्या करते हैं? भंवरे झूम झूम कर गाना गाते हैं। ये देखिए, लिखा है पहली पंक्ति में, झूल 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 कर भंवरे गाते हैं गाना। बच्चे, फूल फूल के ऊपर, फूलों के ऊपर भंवरे झूल झूल कर गाना गाते हैं। बसंत ऋतु आती है तो भंवरे फूल फूलों पर झूल झूल कर गाना गाते हैं। अब दूसरा देखते हैं, कोयल क्या करती है? तो बच्चों, कोयल क्या करती है? कोयल डाल डाल पर, पात पात पर बैठकर अपने, वो भी अपने मस्ताने स्वर में गीत सुनाती है। डाल, आप डाल डाल पात पात पर अगर नहीं लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं डाली डा कोयल डालियों पर या पत्तों पर बैठकर मधुर गीत गाती है। या आप ये कह सकते हैं कि डाल डाल पर, पात पात पर बैठकर कोयल अपने मस्ताने स्वर में गीत गाती है। दोनों ही उत्तर सही हैं। ठीक है। तो अब हम चलें अगले प्रश्न की ओर। वसंत ऋतु का हवा पर क्या असर होता है? वसंत ऋतु का हवा पर क्या असर होता है? अब हवा पे इसका क्या असर होता है? देखिए, हवा जो है वो इठलाती है, वो महक महक कर, चहक चहक कर हवा इठलाती है। वसंत ऋतु का क्या उस पे असर होता है कि वह महक जाती है, और महक कर, चहक कर वह इठलाती है, नखरे दिखाती है। अब हम चलते हैं लिखित प्रश्न की ओर। वसंत ऋतु का हम पर क्या असर होता है? तो बच्चों, हम पर तो बहुत असर होता है, लेकिन आपकी पंक्ति के हिसाब से, आपकी कविता के हिसाब से क्या असर होता है कि हमारा तन खुश होता है, हमारा मन खुश होता है। मतलब वसंत ऋतु जब आता है तो हम तन से भी खुश हैं और मन से भी खुश हो जाते हैं। तन और मन दोनों से हम खुश होते हैं। वसंत ऋतु के आने पर हमारा तन मन दोनों प्रसन्न हो जाता है। ठीक है। आपको और कुछ अगर उत्तर समझ में आता है, जैसा मैंने समझाया है वीडियो के आरंभ में, तो आप उसके हिसाब से भी उत्तर लिख सकते हैं कि हमें, हमारे शरीर में ऊर्जा भर जाती है, हमें सब तरफ मौसम सुहाना लगता है, आकर्षक लगता है, मनमोहक लगता है। आप ये सब लिख सकते हैं। अब चलिए भाषा से, पढ़ो और समझो। बच्चों, पहला क्या है, इस ये पढ़ो और समझो में क्या है कि हम किसी चीज को और कितने नामों से जानते हैं। ठीक है, हम और कितने नामों से जानते हैं। तो बच्चों, जैसे ये पहला लिखा है फूल, तो फूल को हम सुमन और कुसुम भी कहते हैं। देखिए, ये फूल लिखा है, और फूल को हम सुमन या कुसुम भी बोल सकते हैं। कुसुम का मतलब भी फूल होता है, सुमन का मतलब भी फूल होता है। तो इसका मतलब हुआ कि सुमन और कुसुम फूल के पर्यायवाची हैं या समानार्थी हैं। समान अर्थ वाले शब्द में अगर आप इसे बोलोगे तो फूल का समान अर्थ कुसुम और सुमन दोनों हैं। दोनों ही फूल के समान अर्थ हैं या पर्यायवाची हैं। अच्छा, अब उसके नीचे क्या है? भंवरे। तो बच्चों, भांवरे, भौरे लिखा है, भौरे को भंवरे भी बोलते हैं और भ्रमर भी बोलते हैं। मतलब भौरे का पर्यायवाची या भौरे का समान अर्थ है भंवरे या भ्रमर। ठीक है, भ्रमर और भंवरे। आप इसे उच्चारण करके देखिएगा, भ्रमर, भ में र है, भ्रमर, भ्रमर
भंवरे, भंवरे, भंवरे तो आप अच्छे से उच्चारण कर लेंगे, लेकिन थोड़ा आपको अभ्यास करना पड़ेगा भ्रमर बोलने में। क्यों- क्योंकि आपने शायद पहली बार सुना होगा ये शब्द, इसलिए आप इसे थोड़ा सा उच्चारण करके देखिएगा। भ्रमर, भ्रमर मतलब भौरे। अब अगला शब्द है हमारा हवा। तो हवा को वायु बोलते हैं और पवन बोलते हैं, वायु और पवन दोनों बोला जाता है। ठीक है। और आपने सुना होगा ना, पवन पुत्र हनुमान, मतलब पवन के पुत्र, वायु के पुत्र हनुमान। तो वायु और पवन दोनों ही हवा के पर्यायवाची हैं, समान अर्थ हैं। उसके बाद है तन। तन मतलब हमारा शरीर, हमारी बॉडी, उसको बोलते हैं शरीर। और शरीर को हम काया भी बोलते हैं। काया, शरीर और काया दोनों ही तन के समानार्थी शब्द हैं, उसके पर्यायवाची हैं। तो ये हमें यहाँ पे इसको समझाया गया है। अब अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। अब करने की बारी। अब इसमें क्या करना है, देखिए, क है कि ऋतुओं के बारे में कविताएं इकट्ठी करो, चार्ट पेपर पर लिखकर कक्षा में लगाओ। तो बच्चों यहाँ ऋतुओं लिखा है, ऋतुओं मतलब सिर्फ वसंत ऋतु के बारे में नहीं करना है आपको, बाकी जो अन्य ऋतुएं हैं, बाकी अन्य ऋतुएं हैं, उनके बारे में भी आपको कविताएं इकट्ठी करनी है। बहुत बड़ी बड़ी कविताएं नहीं, 4 लाइन की, 6 लाइन की, 8 लाइन की, मतलब छोटी छोटी कविताएं आप इकट्ठी कर सकते हैं हर मौसम, चाहे वो ग्रीष्म ऋतु हो, ग्रीष्म मतलब गर्मी का मौसम, गर्मी का मौसम, वर्षा का मौसम, सर्दी का मौसम। ठीक है। तो आप किसी भी मौसम से संबंधित आपको कविताएं इकट्ठी करनी है और उसको फिर चार्ट पेपर पर लिखकर कक्षा में उसे लगाना है। तो अभी तो कक्षा बंद है, आपके स्कूल बंद है, तो आप इसे तैयार करके रखिएगा। जब भी स्कूल खोलेंगे हम इसको कक्षा में देखेंगे और फिर इसको अपने जो सॉफ्ट बोर्ड है उस पर लगाएंगे। आप जो कविताएं इकट्ठी करेंगे ऋतुओं से संबंधित, उसको हम अपनी कक्षा में फिर उसको लगाएंगे। आपको चार्ट, बहुत बड़े बड़े चार्ट नहीं, छोटे छोटे चार्ट पेपर आपको तैयार करने हैं और उन पर अलग अलग ऋतुओं से, अलग अलग मौसम से संबंधित कविताएं इकट्ठी करके लिखना है। अब इसके नीचे देखेंगे हम क्या है, ख। ख क्या है, ये देखिए बहुत मजेदार है। चित्र देखकर 3-3 वाक्य लिखो। अब आपको बच्चों चित्र दिख रहा होगा सामने, क्या चित्र है या आपको क्या दिख रहा है चित्र में, कि 2 बच्चे हैं और एक बच्ची ने छाता लिया है और दूसरे ने रेनकोट पहना है, जिसको हिंदी में बरसाती बोलते हैं ना। तो एक ने रेनकोट पहना है और एक ने छाता लिया है, तो इसका मतलब ये कौन सा मौसम हो सकता है ये। हम बरसाती यानी रेनकोट कौन से मौसम में पहनते हैं, कौन से मौसम में, वर्षा ऋतु में। बिल्कुल आपने सही सोच रहे हैं आप, वर्षा ऋतु में, बारिश के मौसम में हम छाता लेते हैं या रेनकोट पहनते हैं। और आपको दिख भी रहा होगा चित्र में कि बारिश हो रही है। आप इसे थोड़ा सा और जूम करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बारिश हो रही है ना। और ये तो ये वर्षा का मौसम है, ये पता चल गया हमको। अब इसको क्या करना है, इस चित्र के बारे में आपको 3 वाक्य लिखने हैं। 3 वाक्य आप कुछ भी लिख सकते हैं, चित्र को देखकर आप लिख सकते हैं कि यह चित्र वर्षा ऋतु का है। वर्षा ऋतु में हम छाता लेकर बाहर निकलते हैं या रेनकोट पहनकर बाहर निकलते हैं। और वर्षा ऋतु में सब तरफ पानी भर जाता है, तालाबों में पानी भर जाता है, या वर्षा ऋतु में पेड़ पौधों को पानी, भरपूर पानी मिलता है और हरियाली आ जाती है, सब तरफ हरा भरा दिखता है, मौसम अच्छा सुंदर दिखता है। और इस तरह से आप 3 पंक्तियाँ आपकी हो जाएंगी कि यह चित्र वर्षा ऋतु का है। वर्षा ऋतु में हम छाता लेकर घर से बाहर निकलते हैं या रेनकोट पहन के निकलते हैं। इस चित्र में जो 2 बच्चे हैं, उसने एक ने छाता लिया है और एक ने रेनकोट पहना है। और वर्षा ऋतु में सब तालाब, जितने भी जलाशय होते हैं, वो पानी से भर जाते हैं। तो ये हो गया आपका। अब ये दूसरा चित्र देखिए, आप इस चित्र को जरा ध्यान से देखिए, किस मौसम का चित्र लग रहा है आपको। देखिए एक बच्ची है जिसने कि ऊनी टोपी पहनी है, उसने बस्ता भी टांगा हुआ है, उसने स्वेटर पहना हुआ है और उसने जूते पहने हैं और फुल पैंट पहना हुआ है। और जूते जो है उसने शायद मोजे भी पहने हुए हैं। और तेज धूप, अच्छी, बहुत तेज धूप नहीं लेकिन अच्छी सुहाना धूप पे निकला हुआ है। तो ये कौन सा मौसम हो सकता है, ये है सर्दी का मौसम। आप बिल्कुल ठीक आपने पहचाना, ये सर्दी का मौसम है।
क्योंकि हमने कैसे पहचाना सर्दी का मौसम है? क्योंकि बच्ची ने सिर पे टोपी लगाई है और उसने स्वेटर भी पहना है, तो इसका मतलब हम गर्म कपड़े कब पहनते हैं? सर्दी के मौसम में पहनते हैं। तो यह चित्र हुआ सर्दी के मौसम का। तो इसके बारे में आप क्या 5 वाक्य लिख सकते हैं कि यह चित्र सर्दी के मौसम का है। बच्ची ने स्वेटर पहना है, टोपी पहनी है। या आप ये भी लिख सकते हैं कि हम सर्दी के मौसम में क्या-क्या करते हैं। जैसे यह चित्र सर्दी के मौसम का है। सर्दियों में हम ऊनी या गरम गरम कपड़े पहनते हैं। सर्दियों में हम गरम चीज़ें खाना पसंद करते हैं। जैसे चाय, कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, गरम दूध पीना पसंद करते हैं, गरम-गरम सूप पीना पसंद करते हैं, है ना? और तो ये हुआ आपका सर्दी के मौसम का। या तो आप इस चित्र के बारे में ही तीनों पंक्तियाँ लिख सकते हैं कि इस चित्र में यह चित्र सर्दी के मौसम का है। एक बच्ची ने स्वेटर पहना है, टोपी पहनी है और सूरज निकला हुआ है, सूरज अच्छा चमक रहा है, ऐसा लिख सकते हैं। या आप लिख सकते हैं कि यह सर्दी के मौसम का चित्र है। सर्दियों में हम गरम कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में हमें गरम पेय पीना पसंद है। गरम पेय मतलब पीने की चीज़ पसंद है। तो आप 3 पंक्तियाँ आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, मैं सिर्फ़ आपको उदाहरण दे रही हूँ। अब ये है देखिए, ये कौन से मौसम का चित्र है? बाहर खूब तेज़ धूप निकला हुआ है, सूरज चमक रहा है। एक बच्चा जो है वो ठंडा पी रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। ग्लास में भी उसने कुछ ठंडा रखा हुआ है जिसमें कि बर्फ़ है और पंखा चल रहा है। उसने बिल्कुल पंखा अपने चेहरे के पास रख लगाया हुआ है। तो ये आपको समझ में आ रहा है ना कौन-सा मौसम है ये? कौन-सा मौसम है ये? आप सही सोच रहे होंगे, ये गर्मी का मौसम है। और गर्मी के मौसम में तो हम पंखा, कूलर एसी सब चला के बैठते हैं क्योंकि इतनी गर्मी लगती है और सब ठंडा-ठंडा पीने का मन करता है। जैसे कि ये बच्चा पी रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है और उसने ग्लास में ठंडा पानी भी रखा हुआ है ना? और गर्मी के मौसम में तो धूप भी खूब तेज़ निकलती है और हम आइसक्रीम खाना हमें अच्छा लगता है। जितनी भी ठंडी चीज़ें होती हैं वो हमें अच्छा लगता है इसमें खाना, ठंडा पानी पीना, आइसक्रीम खाना, ये सब अच्छा लगता है। और हम हल्के सूती कपड़े पहनते हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा लगती है, तो हम इस मौसम में सूती कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं जो हमारे पसीने को आसानी से सोख लेता है। और जो हवा अगर बह रही है तो हमारे शरीर के अंदर उसकी हवा आसानी से जा सके। तो ये हम इस चित्र के बारे में क्या लिखेंगे कि यह गर्मी के मौसम का चित्र है और गर्मी के मौसम में हम शीतल चीज़ें या ठंडी चीज़ें पीना पसंद करते हैं। हम पंखा, कूलर इत्यादि चलाते हैं और गर्मी के मौसम में हम सूती कपड़े पहनते हैं। तो ये आपका 3 वाक्य इस मौसम से भी हो जाएगा। तो ये तीनों चित्र हमने कर लिए, है ना?